प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय भौगोलिक संकल्पनाओं की। आपके सिलेबस में भारत में भूगोल के विकास का जिक्र है, उसका टॉपिक है। और भारत में भूगोल के विकास की जब हम चर्चा शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स पर बात करनी ज़रूरी हो जाती है कि कहाँ से भारतीय भूगोल या भारत में भूगोल का विकास शुरू हुआ और उस समय में भारत की जो भौगोलिक अवधारणाएं हैं वो कैसी थीं, कौन सी थीं, किस रूप में थीं और क्या समस्त परिवेश भारत में भूगोल का था। Indian geography has a long history. In fact, geographical concepts have been developing in our country since the dawn of Indian civilization. Though a systematic account of the classical Indian geographical concepts has not been given in any book, especially written for geography, yet some valuable geographical information is contained in Hindu mythology, philosophy, epics, history, and sacred laws. Chronologically, the Vedikas, the Ramayana, the Mahabharata, the works of Buddhist and Jains, and the Puranas are the main sources of ancient Indian geographical concept. भूगोल की अवधारणा के संदर्भ में जब हम भारतीय पुस्तकों की तरफ या भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो सोर्सेज हैं, उनकी तरफ जाते हैं, लिटरेरी सोर्सेज की तरफ जाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हिस्टोरिकल सोर्सेज कम मिलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं, ऐतिहासिक जो प्रमाण हैं या ऐतिहासिक स्रोत कम मिलते हैं भूगोल की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। पर हमें हमारे जो साहित्यिक और धार्मिक जो दार्शनिक स्रोत हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भौगोलिक चिंतन नज़र आता है। भौगोलिक चिंतन का किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है, लेकिन ये भी सच है कि वो हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे दार्शनिक ग्रंथ हैं, उनके द्वारा हम उस सारे जो भौगोलिक ज्ञान है उसको संग्रहित कर सकते हैं। अलग से भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में या कोई भी पुस्तक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं मिलती है। और अगर हम समय के अनुसार देखें, क्रोनोलॉजिकली देखें, तो सबसे पहले वेदों की बात कही जा सकती है, उसके बाद रामायण, फिर महाभारत, फिर बुद्ध और बौद्ध और जैन धर्मगुरुओं का समय आता है, उनके काम, और उनके बाद पुराण। ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हमें भारतीय जो सभ्यता है या भारतीय जो सांस्कृतिक भौगोलिक परिवेश है वो हम जानते हैं, समझते हैं, और उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं या उसके आधार पर हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि उस समय में कौन सी प्राचीन अवधारणाएं विकसित थीं जिनको हम भूगोल का हिस्सा कह सकते हैं। द एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी hinges on religion. Every physical phenomena, every major or spectacular landmark on the earth's surface has a religious background for Indians. Every mountain peak, every river, every crag, every huge and useful tree is sacred and is preserved in these traditions. Apart from religious records, the travelers' accounts, religious, commercial expedition give the description of different regions of the world. The accounts of these travelers reveal that India had closer links with the neighboring lands, and Indian scholars were familiar with the geographical conditions of China, Southeast Asia, Central Asia, Mesopotamia, and the Trans-Oxus Asia. An in-depth study of the religious records, historical accounts, and travelogues reveal that the ancient Indian scholars had ancient Indian geographical concepts, fairly accurate concepts about cosmology and cosmography, and also had a good knowledge of the various dvipas. We can call them continents, mountain systems, rivers, fauna and flora of the Brahmatvarsha, जिसको हम कहेंगे भारतवर्ष बाद में। दिस इज द सबकॉन्टिनेंट एंड द लैंड्स लाइंग इन इट्स विसिनिटी। मोटे तौर पर अगर हम इंडियन ज्योग्राफिकल थॉट पे या एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफिकल थॉट पे दृष्टिपात करें तो हम ये पाते हैं कि जैसे कि अगर आप वेदों की बात जब सबसे पहले हम करते हैं अगर, तो जो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद में हम ये पाते हैं कि सभी जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है आपसे जब हम अरब ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ रहे थे और हम ग्रीक ज्योग्राफिकल
जोग्राफिकल थॉट पढ़े थे तब भी मैंने ये जिक्र किया था कि भारत में ऋग्वेद में सबसे पहले जो चर्चाएं या जो संहिताएं मिलती हैं उनमें ये नज़र आता है कि हमने हर प्राकृतिक शक्ति को भगवान का नाम दिया है, ईश्वरीय शक्ति का नाम दिया है, क्योंकि उस समय हम प्रकृति के रहस्यों से अनजान थे। उस समय हम वैज्ञानिक और तकनीकी तौर पर इतने समृद्ध, इतने विकसित नहीं थे कि हम प्रकृति के रहस्यों की खोज कर सकें, इसलिए हमने सभी को ईश्वरीय स्वरूप मान लिया। हमने सूर्य को देवता माना, हमने पर्वतों को देवता माना, हमने नदियों को देवी माना, हमने जो वर्षा है उसके भी देवता माने, हमने अग्नि को देवता माना, यानी हमने पानी का देवता माना। यही चीज़ हमें ग्रीक मैथोलॉजी में भी मिलती है। तो ये जो मैथोलॉजिकल कंसेप्ट है ये इसीलिए डेवलप हुए उस समय। ये जो देवी देवता, जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको देवी देवता मानने का जो कंसेप्ट है, ये जो संकल्पनाएं हैं, ये इसलिए डेवलप हुई क्योंकि उस समय हम प्रकृति के इन सारे रहस्यों से अनजान थे और हमें ये सब अपने ऊपर हमें लगता था कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए, एक तो हमारे जीवन यापन के लिए जैसे वर्षा ज़रूरी है, लेकिन जब भगवान कुपित होते हैं तो हमें बाढ़ या अकाल का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उन डिजास्टर्स को हमने कोरिलेट किया ईश्वर के कोप से, और इस तरीके से हमने इन समस्त जो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, जो प्रकृति की जो प्रक्रियाएं थी, जो सारा संचालित हो रहा था वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल में, वो समस्त प्रक्रियाओं को ईश्वरीय प्रक्रियाओं का रूप दे दिया, ईश्वरीय आशीर्वाद या ईश्वरीय कोप से उसको रिलेट कर दिया। तो ये चीज़ ऋग्वेद में स्पेशली मिलती है, सबसे पुराना वेद वही है। उसके बाद जैसे जैसे हमने खोज करनी शुरू की, हमने वैज्ञानिक तरक्की की, तब से धीरे धीरे कंसेप्ट्स में थोड़ा बहुत चेंज आता रहा। तो एक तो इंडियन जोग्राफिकल कंसेप्ट में जो थॉट है उसमें ये मिलता है कि हमने नदियों, पर्वतों, समस्त प्राकृतिक शक्तियों, इन सभी को हमने भगवान माना, और बहुत सारे वृक्षों को, जैसे पीपल का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, हमने उन सबको आदरणीय या पूजा योग्य माना। मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जिनके बिना हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सहारा नहीं मिल सकता। हमें वर्षा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें मिट्टी भी चाहिए, हमें हवा भी चाहिए। इन सब को हमने देवी देवता मान लिया। जो मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स थे उनको भी हमने देवी देवता के रूप में पूजित मान लिया। ये कंसेप्ट इंडियन जोग्राफिकल थॉट में मिलता है। दूसरी चीज़ जो मिलती है, जो हमारे जो भी उस समय के ट्रैवलर्स रहे, जो भी यात्री रहे, उनके यात्रा वृत्तांतों के द्वारा हमने रीजनल ज्योग्राफी की बहुत अच्छी पकड़ हासिल की, क्योंकि यात्रा वृत्तांतों में ये नज़र आता है कि उस समय के जो भी स्कॉलर्स थे, उन स्कॉलर्स को भारतीय उपमहाद्वीप में, जैसे आगे चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, मेसोपोटामिया और जो ऑक्सस साइबेरिया तक का हिस्सा था, वहाँ तक के एशिया की जानकारी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनसे हम इंडियन जोग्राफिकल कंसेप्ट्स तक पहुँचते हैं। ये चाहे वो इस यात्राएं हों, चाहे थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हों जो सिविलाइजेशन से रिलेटेड हों, और दूसरा हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हों, इन सब से हमने जोग्राफिकल कंसेप्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है भारतीय भौगोलिक संकल्पनाओं या अवधारणाओं के संदर्भ में। फिर एक चीज़ और हमें नज़र आती है कि उन सारे अध्ययनों में हमें ये नज़र आता है कि कॉस्मोग्राफी और कॉस्मोलॉजी, खगोल शास्त्र का जो ज्ञान है वो पर्याप्त रूप से मिलता है। खगोल शास्त्र के बारे में पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के सूर्य, चंद्रमा या अन्य नक्षत्रों के साथ पृथ्वी के संबंध, पृथ्वी की गतियाँ और कॉन्टिनेंट्स की जानकारी, द्वीप जिनको कहा है इंडियन जोग्राफिकल थॉट में, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीपीय स्थितियाँ, जो महाद्वीपों का जो स्वरूप है, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि जितना महाद्वीपीय ज्ञान उस समय अवेलेबल था, अगर दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका नहीं खोजे गए थे तो तब तक भारतीय स्कॉलर्स भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन जितना ज्ञान अवेलेबल था उस हिसाब से जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी जानकारी भी मिलती है, खगोल शास्त्रीय जानकारी भी उन जो भी डिटेल्स हैं उनमें मिलती है। और जो यहाँ के जो भी भारतीय उपमहाद्वीप है, उस सारे भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार की पर्वत तंत्र है, किस प्रकार की नदियां हैं, किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार का जंतु जीवन है, इन सब का डिटेल्ड अकाउंट हमें नज़र आता है, जो इंडियन जोग्राफिकल
जो स्फेयर है या भारतीय भूगोल वेताओं का जो अध्ययन क्षेत्र है उसको उजागर करता है। द वर्क्स डन बाय वराहमित्र, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, Bhattilla, Utpala, Vijayanandi and others have substantially helped in the development of astronomy, mathematical geography and cartography. Thus, geography of the ancient appears to have included astronomy in its sphere. The term Bhugol, geography, in Indian geographical literature was used for the first time by Surya Siddhanta, and in the Puranas a difference has been made between Bhugol, which is geography, and Khagol, which is the science of space, and Jyotishakra, that is astrology. अब उसके बाद यही बात जो भूगोल शब्द है वो टर्म भी भारतीय ज्योग्राफिकल लिटरेचर में यूज़ हुआ, भारतीय जो भौगोलिक जो लिटरेचर रहा, जो साहित्य रहा उसमें यूज़ हुआ। उसके बाद ये सूर्य सिद्धांता में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद जो पुराणों का समय आया, पुराणों के समय में इस बात को भी अलग अलग किया गया, इनमें अंतर स्थापित किया गया कि भूगोल क्या है, भूगोल पृथ्वी का विज्ञान है, ज्योग्राफी है, खगोल अंतरिक्ष विज्ञान है, और ज्योतिष जो ज्योतिषचक्र है वो वस्तुतः एस्ट्रोलॉजी है। हालांकि वो भी ग्रहों और नक्षत्रों से संबंधित विज्ञान है, पर वो विज्ञान की एक अलग शाखा है। इस प्रकार का जो अंतर है ये पुराणों में स्पष्ट होता हुआ मिलता है। अर्थात हम इस बात को समझ सकते हैं कि पुराणों तक आते आते भूगोल ने अपने विषय क्षेत्र को क्लियर करना शुरू कर दिया था, स्पष्ट करना शुरू कर दिया था। ज्योग्राफर्स ने, स्कॉलर्स ने इस बात को स्पष्ट करना शुरू कर दिया था कि भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में क्या आना चाहिए और खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान जो है वो उससे किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, यानी भूगोल अपने अस्तित्व के रूप में, अपने पृथक अस्तित्व के रूप में कैसे स्थापित हो सकती है। द यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन रिमेन्ड अ पॉइंट ऑफ स्पेकुलेशन अमंग ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशंस ऑफ इजिप्ट, Babylonia, China, Greece and Rome. The ancient Indian scholars of the Vedic and Puranic periods gave considerable thought to this matter. The ancient Indian literature deals with many problems pertaining to cosmology and cosmography. For example, the issues like whether matter existed prior to the creation of the world or whether the universe was fashioned out of a pre-existing substance or if it was made out of nothing are mentioned in Vedas and Puranas. The cosmogony of the Vedas, which has a strong bearing on the Puranic views, may be summarized as artistic origin of the universe, mechanical origin of the universe, instrumental origin of the universe and philosophical origin of the universe. अब हमने ये जब हमने वर्ल्ड वाइड चिंतन की बात की, जब हमने वर्ल्ड वाइड चिंतन देखा, भौगोलिक चिंतन, तो हमने ये पाया कि चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे बेबीलोनिया की सभ्यता हो, चाहे चीन हो, यूनान हो, रोम हो, सब जगह के जो पुराने स्कॉलर्स हैं उनका इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता था कि पृथ्वी की ब्रह्मांड में क्या स्थिति है, पृथ्वी और सूर्य की या अन्य पृथ्वी और चंद्रमा, इन नक्षत्रों के मध्य क्या संबंध है। इन बातों पर चर्चा हमने ग्रीक थॉट में भी देखी है, हमने रोमन थॉट में भी देखी है, हमने अरब थॉट में भी देखी है। ये भूगोल वेत्ताओं की, या ये कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों और जितने भी स्कॉलर्स हैं उनके बीच में हमेशा ये अध्ययन का विषय रहा है। तो जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय भौगोलिक जो चिंतन है उसमें भी ये चीज़ रही है और इस पर बहुत वैचारिक मंथन चलता रहा है स्कॉलर्स के बीच में, और सबने ये माना है कि जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में और पृथ्वी में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, इस संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए, और ये अध्ययन भूगोल वेत्ताओं के अध्ययन का प्रमुख विषय वस्तु रही है। भारतीय स्कॉलर्स ने जब पुराणों में जो पुराणों और वेदों में जो जितना भी अध्ययन किया गया उसके आधार पर चार तरह के तरीके से, चार प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कही गई। कलात्मक
ओरिजिन कलात्मक उत्पत्ति ब्रह्मांड की, गणितीय उत्पत्ति, यांत्रिक उत्पत्ति और दार्शनिक उत्पत्ति। इस प्रकार की ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी इतनी गहनता से अध्ययन मिलता है भारतीय भौगोलिक चिंतन में। तो अगर हम मोटे तौर पर भौगोलिक चिंतन को देखें तो हम ये पाते हैं कि जैसा भौगोलिक चिंतन वर्ल्ड वाइड चल रहा था, जिस प्रकार के जिन विषयों पर उस समय में या उस समय के आगे पीछे, कुछ पहले कुछ बाद में, जिस प्रकार की चर्चाएं, जिस प्रकार के अनुसंधान, जिस प्रकार के विचार अन्य सभ्यताओं में थे, उसी प्रकार के विचार भारतीय उपमहाद्वीप में भी स्कॉलर्स के मध्य थे और वे इसी पर चिंतन कर रहे थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी और अन्य आकाशीय नक्षत्रों के बीच कैसे संबंध है, उनके बीच में किस प्रकार की गतियां काम करती हैं। ये सारी चर्चाएं इन स्कॉलर्स के समय में भी मिलती हैं। हम आगे की बात अगले लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।